नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं हिमानी। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बंगाल में मोदी बोले, यहां कमीशनखोरी वाली सरकार। बंगाल में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स अटके। टीएमसी मेरा विरोध हर बार कर रहा। महाराष्ट्र में 23 नगर परिषदों में मतदान शुरू। महायुति और एमवीए के कड़ा मुकाबला। 21 दिसंबर को होगी मतों की गिनती। चुनाव आयोग ने दिए इंतजाम करने के आदेश। कांग्रेस का मनरेगा योजना के नाम बदलने के खिलाफ प्रदर्शन। सप्ताहांत पूरे राज्य में 2 दिनों के विरोध कार्यक्रम। विकसित भारत जी राम जी नामक नई योजना से बदलने की साजिश। सीएम योगी ने एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई। जनता की समस्याओं को त्वरित समाधान। पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश। आर्थिक सहायता की जरूरत वाले लोगों की मदद। हिंदू लड़के की हत्या मामले में 7 गिरफ्तार। दबाव में यूनुस का एक्शन या फिर दिखावा। सिंगापुर से बांग्लादेश लाया गया शव। हाथी की मौत से प्रदर्शन तेज। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करें वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी आज कलकत्ता एयरपोर्ट से नदिया जिले के रानीघाट में आयोजित कार्यक्रम में फोन से वर्चुअली संबोधित किया। मोदी ने कहा, ऐसा नहीं है कि बंगाल के विकास के लिए पैसों की कमी है, लेकिन यहाँ की सरकार सिर्फ कमीशन में लगी रहती है। उन्होंने कहा कि बंगाल में भी हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। मैं बंगाल की जनता के सामने अपनी पीड़ा रखता हूँ। टीएमसी मोदी का विरोध करना है तो करे, 100 बार करे, 1000 बार करे, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने अपने संबोधन से पहले 3200 करोड़ के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। करीबन सुबह 11 बजे दिल्ली से कलकत्ता पहुंचे। वहां से हेलीकॉप्टर के ताहिरपुर रवाना हुए। हालांकि घरे कोहरे के कारण हेलीकॉप्टर कुछ देर तक हेलीपैड के ऊपर मंडराने के बाद वापस कलकत्ता लौट गया। बंगाल में वाटर स्लिज का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन ड्राफ्ट जारी होने के बाद मोदी यह पहला और पिछले 5 महीनों से तीसरा दौरा है। पीएम की रैली स्थल बोंगाल क्षेत्र के पास आयोजित की गई थी। बोंगाव को नामशूद्र हिंदू समुदाय का प्रमुख इलाका माना जाता है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव अपने अंतिम चरण में है। आज यानी 20 दिसंबर को 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष व सदस्यों के लिए वोटिंग कराई जा रही है। साथ ही 143 खाली सदस्यों पद पर भी वोटिंग जारी है। राज्य चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निकाय चुनाव के वोटों की गिनती 21 दिसंबर को होगी। नगर परिषद और नगर पंचायत में मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। पोलिंग बूथों पर महिलाएं बड़ी संख्या में वोट देने को पहुंची। जहां महाराष्ट्र के 263 स्थानीय निकायों के लिए 2 दिसंबर को वोटिंग हुई थी, जबकि बाकी परिषदों और नगर पंचायतों में आज वोटिंग हो रही है। 23 नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव अदालत में अपील और चुनाव प्रक्रिया में विभिन्न बाधाओं की वजह से चुनाव 20 दिसंबर को टाल दिए गए थे। राज्य के चुनाव आयोग ने राज्य में 288 नगर परिषदों और पंचायतों के आम चुनाव का कार्यक्रम 4 नवंबर 2025 को घोषित किया था। चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान 2 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ था। बची हुई जगहों पर आज मतदान हो रहा है। सभी संबंधित स्थानों पर 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो गई। जहां एसईसी ने आगे कहा कि वोटिंग और गिनती सुचारू रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड ने घोषणा की कि पार्टी इस सप्ताह पूरे राज्य में 2 दिनों के लिए विरोध कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसकी शुरुआत आज शनिवार को हुई। सिकंदराबाद के एमजी रोड पर गांधी प्रतिमा के पास एक प्रदर्शन से हुई। शुक्रवार को जारी बयान में टीपीसीसी प्रमुख ने समझाया कि ये प्रदर्शन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान के बाद हो रहा है, जिसमें उस योजना का भी विरोध करने को कहा गया है जहां
पार्टी बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से हटाने और इसे विकसित भारत जी राम जी नामक नई योजना से बदलने की साजिश बताती है। गौर ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे हर जिले में 21 दिसंबर को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन करें ताकि मूल योजना की विरासत को सुरक्षित किया जा सके। शनिवार सुबह यानी कि आज ही 10 बजे आयोजित होने वाली उद्घाटन प्रदर्शनी में महात्मा गांधी की तस्वीरें और गीत मुख्य रूप से प्रस्तुत किए, जो सरकार के फैसले का प्रतिनात्मक प्रतिकार और योजना के मूल उद्देश्य की पुनःसृष्टि के रूप में है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में करीब 250 लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया एवं पीड़ितों की मदद का आश्वासन भी दिया। इस बात की महत्वपूर्णता सीएम योगी ने यह निर्देश शनिवार सुबह कड़ाके की ठंड में आयोजित जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित किया गया था, जहां लगभग 250 लोगों से मुलाकात की गई। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का प्रभावी समाधान किया जाएगा। जनता के दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोग इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे, जहां इस पर सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द अस्पताल का एस्टीमेट की प्रक्रिया पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध करा दे। इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त मदद की जाएगी। जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों को प्यार दुलार कर सीएम योगी ने उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा। बांग्लादेश में हालात लगातार तनावपूर्ण बन रहे हैं, जहां छात्र और युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ढाका यूनिवर्सिटी में शेख मुजीब के नाम पर बने हॉल को उस्मान हादी के नाम पर रखने की मांग उठी। सरकार ने हिंसा की घटनाओं को कड़े शब्दों में निंदा करते हुए साफ कहा कि कानून हाथ में लेने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने नेतृत्व में प्रशासन के दाही की जनाजे नमाज के समय बदलाव की घोषणा की। सरकार की ओर से कहा गया, शहीद उस्मान हादी की नमाज 19 दिसंबर दोपहर 2 बजे ढाका के जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में हुई। इसका समय 2:30 बताया गया था। प्रशासन ने शामिल होने वाले लोगों की सुरक्षा के भी निर्देश जारी किए थे। संसद भवन और उसके आसपास ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई, जहां तनाव तब बढ़ गया जब शरीफ उस्मान हादी का शव सिंगापुर से ढाका पहुंचा। मुख्य सलाहकार ने पुष्टि की, बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट शुक्रवार शाम 5 बजे हादी का पार्थिव शरीर ढाका के हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां मौत के बाद ढाका के शाहबाग चौराहे पर प्रदर्शन तेज हो गई, जहां स्थिति को देखते हुए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने जवानों को एयरपोर्ट और होटल समेत कई अहम इलाकों में तैनात किया है। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन का अभियान और तेज हो गया है। यूपी सिंचाई विभाग की भूमि पर फैले अवैध कब्जों के खिलाफ शुक्रवार की सुबह बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि धामी सरकार के निर्देशों पर जिले में सरकारी और सिंचाई विभाग की जमीन से अवैध कब्जे किसी भी हाल में नहीं रहने चाहिए। जहां उन्होंने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस देकर चेताया जाता है, लेकिन चेतावनी के बावजूद कब्जा न हटाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाती है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भी दो टूक कहा कि हरिद्वार में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। प्रशासन ने साफ संकेत दिए कि आने वाले दिनों में भी अतिक्रमण के खिलाफ इसी तरह लगातार बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन का अभियान और तेज हो गया है। यूपी सिंचाई विभाग की भूमि पर फैले अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई और क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि धामी सरकार के निर्देशों पर जिले में सरकारी और सिंचाई विभाग की जमीन से अवैध कब्जे किसी भी हाल में नहीं रहने दिए जाएंगे। देखिए, ये पूरे हमारे जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और डीएम साहब के डायरेक्शंस में ये एनक्रोचमेंट की ड्राइव की जा रही है
आज भी यहाँ पे सिंचाई विभाग की लैंड जो थी, जिसको एनक्रोचमेंट कर दिया गया था, ये लगभग 1 हेक्टेयर लैंड है। और इन लोगों को जो भी अतिक्रमणकारी थे, इनको नोटिस जारी कर दिए गए थे डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन उनके द्वारा इसे नहीं हटाया गया। तो आज पुलिस और प्रशासन के द्वारा इसे हटाया जा रहा है। ये जैसा कि मैंने बताया, पृथ्वीराज चौक के आसपास लगभग 1 हेक्टेयर लैंड इरिगेशन की है। इस पे 30 से 40 एनक्रोचमेंट चिन्हित हुए हैं। आज उन पे ये कार्रवाई की जा रही है। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में के अनुपालन में हम लोग ये एनक्रोचमेंट और सफाई का अभियान लगातार इस प्रदेश भर में चल रहा है। ये भादराबाद क्षेत्र में हमारे यहाँ लगभग 1 किलोमीटर की लंबाई में पटरी पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिक्रमण अस्थायी प्रकार का किया गया था। इस संबंध में हमारे द्वारा नोटिस निर्गत किए गए और चेतावनी का प्रचार प्रसार करते हुए, मुनादी कराते हुए लोगों को अवगत भी कराया गया था कि स्वयं अपने अतिक्रमण हटा लें। कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण स्वयं भी हटाए गए, परंतु काफ़ी लोगों के द्वारा नहीं हटाए गए, जिनको आज पुलिस प्रशासन के सहयोग से हटाया जा रहा है। लगातार ये हमारी अतिक्रमण के खिलाफ जो है निरंतर हमारी कार्रवाई गतिमान रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, सभी अवैध अतिक्रमणों को सबको हटाया जाए। गयाजी के बुनियादगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मानपुर स्थित जोड़ा मस्जिद के पास बीते दिनों जमीनी विवाद ने दिन दहाड़े हिंसक रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष की ओर से गोली चल गई। गोलीबारी के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जहां वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि गोलीबारी दिन के उजाले में हुई। घायलों की पहचान राजू, परवेज आलम, शिवम सिंह और संतोष सहनी के रूप में की गई है, जहां स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत इलाज के लिए जेपीएन सदर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें घायलों का उपचार शुरू कर दिया। उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बाद में घायलों को स्थानांतरित किया गया, जहां चिकित्सकों ने घायल शिवम सिंह और संतोष सहनी की सेहत में सुधार के लिए गोली निकाली। जहां जानकारी के अनुसार दोनों पक्ष लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद में शामिल थे और यह झड़प इसी पुराने विवाद का नतीजा है। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, विधायक बबलू गुप्ता और जदयू विधायक विशाल साह मौजूद थे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम भारत सरकार का खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया अभियान के तहत संसदीय क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लिया। इस मौके पर विधायक बबलू गुप्ता और संजय जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य है गांव के बच्चे बड़े बड़े जगहों पर पहुंचकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। खुशी का विषय ये है कि हमारे सुगौली विधानसभा में ऐतिहासिक धरती सुगौली की जो संधि की धरती है, ट्रीटी की धरती है, उस जगह पर ये खेल हो रहा है। आप जब देखेंगे तो बगल में ये मंदिर है और वहाँ 2 शिवलिंग है और वो संधि का शिवलिंग है और यहाँ इस धरती पर ये खेल हो रहा है। ये बड़ा खुशी का विषय है और हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है कि नीचे से हम खिलाड़ियों को निकालें और निकाल करके उसको ऊपर के पटल पर पहुँचाने का काम करें। आप आज देख रहे होइएगा कि पूरे विश्व में अब भारत भी अपना एथलीट में अपना झंडा। खेल महोत्सव 2025 का कार्यक्रम सुगौली के स्टेडियम में है। मेरे साथ माननीय विधायक बबलू गुप्ता जी, माननीय विधायक विशाल शाह जी। 1570 बच्चों ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस खेल प्रतियोगिता के लिए कराया है। उन सभी बच्चों को, युवाओं को शुभकामनाएं हैं। 9 इवेंट्स इसमें हो रहे हैं। एथलेटिक्स हो रहा है, एथलेटिक्स के अलावा शॉर्ट पुट, वॉलीबॉल, कबड्डी, टग ऑफ वार, इन सब ग्रुप इवेंट्स भी हो रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है टॉप, उसके तहत पोडियम पर बच्चे पहुँचे, उसी की शुभकामनाएं हैं। यह केंद्रीय मंत्रालय के खेल मंत्रालय के द्वारा यह आयोजित फिट इंडिया और खेलो इंडिया के तहत यह कार्यक्रम है। सबसे खुश बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने लालू परिवार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कैसे लालू परिवार के लोगों ने संपत्ति बनाई, यह बिहार की जनता जानती है। आखिर किस मुद्रा लोन योजना लेकर लालू परिवार ने अरबों
की संपत्ति बना ली है। इन लोगों ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब प्रकरण को लेकर भी कहा, विपक्ष बेवजह का मुद्दा बना रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपनी बेटी की तरह उस महिला डॉक्टर के साथ व्यवहार किया है। बेटी के रिश्ते में जिस तरह का व्यवहार होता है वैसे ही व्यवहार नीतीश कुमार ने किया, लेकिन विपक्ष बेवजह मामलों को तोल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को सम्मान दिया है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि राबड़ी जी को और उनके बेटे तेजस्वी जी को यह बता देना चाहिए कि 3.5 लाख रुपए में 4 मंजिला मकान दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में कैसे खरीदा जाता है। बिहार के सभी युवा मुद्रा लोन से लोन ले लेंगे और खरीद लेंगे। तो ये सब जो आप जो करते हैं वही वापस मिलता है। जिस तरह के घोटाले लालू जी ने और राबड़ी जी ने दिया है, आज उसका हश्र हम लोग उनके परिवार का सबके सामने देख रहे हैं। हिजाब को लेकर बड़ा लगातार राजनीति कर रहे हैं। देखिए, जो चीज़ें हुई हैं अपनी बेटी की तरह से नीतीश जी ने उसको किया, उसको एक दूसरे रूप में ले लिया गया। अपने बेटी के साथ कोई भी पिता, कोई भी गार्जियन को अननेसेसरी इसको कोई और रूप नहीं देना चाहिए। विपक्ष का कार्य है मुद्दा बनाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटवाए जाने के मामले ने सियासी तुल पकड़ लिया है। इसी मुद्दे पर झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल के विधायक गौतम कृष्ण ने भी नुसरत परवीन को बड़ा ऑफर दिया है। गौतम कृष्ण ने नुसरत परवीन को राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करने की सलाह देते हुए कहा कि पार्टी में उनका स्वागत है। उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में मां, बहन और बेटियों का अपमान हो रहा है, जिसे जड़ से खत्म करने की जरूरत है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान को लेकर गौतम कृष्ण ने कहा कि मांझी ने कोई गलत बात नहीं कही है, बल्कि उनका दर्द सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए ने जनादेश का अपमान किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन के जरिए तेजस्वी यादव को हार का सामना करना पड़ा, जहां 12 से 14 वोटों के अंतर से आरजेडी के कई उम्मीदवारों को हराया गया था। जीतन राम मांझी जी का जो बयान है वह स्वीकार करने वाली बयान है। वह भारतीय संविधान को जिस तरह से तार करके, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके और जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स का अपने अनुरूप और सिस्टम को अपने अनुरूप हाईजैक करके यह चुनाव जीता गया है, यह उसकी एक स्वीकार करने वाली बात है। मैं तो कहता हूं कि निश्चित रूप से इस पे एक जल्द से जल्द चुनाव आयोग टीम गठित करे और यह पूरे निष्पक्षता की जांच होनी चाहिए। और हमारे नेता ने, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा है कि चुनाव जनादेश की चोरी हुई है। आज तो सामने आ गई बात, इसलिए मैं कहता हूं जल्द से जल्द इस पे कमेटी गठित करके एक पूरी तरह से इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सर, हिजाब पे विवाद हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरीके से हिजाब हटाया उसके बाद कई विवाद नहीं सर, ये तो मैं कहता हूं कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति की जांच करवाए, मेडिकल टीम का गठन हो। मां बहनों का अपमान, कभी सदन में अपमान, कभी रोड पे अपमान, कभी क्या भैया, एक नहीं, आप लोगों के पास भी हजारों सबूत है उनके पड़े हुए हैं। और हम लोग इस तरह से इस तरह से बेतुके मुख्यमंत्री को झेलना बहुत कठिन है। ये सिस्टम झेल रही है, जनता झेल रही है, माँ बहन झेल रहे हैं अपमान, घुट घुट करके हम लोग अपमान झेल करके बिहार वासियों का नाक कट जाता है। इस तरह की जब हरकतें उनके सामने आते हैं, अगर आप लोभ में, लालच में किसी तरह उनका समर्थन। विधानसभा मंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधान भवन परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने कोडिन युक्त कप सिरप मामले में एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आए। सपा विधायक आरोप लगाते हुए नजर आए कि सरकार इस मामले में मुख्य दोषी को बचा रही है। वहीं अब सपा के इस आरोप को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे उल्टा लटका कर सीधा किया जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि समाजवादी पार्टी और माफिया यह एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, और जो कोडीन कप सिरप का दोषी होगा, चाहे वह कोई भी होगा, उसे उल्टा लटका के सीधा किया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उसमें पुलिस की भी जांच चल रही है, उसमें ईडी की भी जांच चल रही है। कोई कहीं भी छिपा होगा, कहीं भी इस अपराध का हिस्सा होगा, उस अपराधी को श्री अखिलेश यादव जी इंड कंपनी नहीं बचा पाएगी। फोटोज भी वायरल हो रही है उसके बाद भी नहीं, श्री अखिलेश यादव जी मतलब चोरी और सीना जोरी वाले रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कोडीन कफ सिरप मामले का जो भी दोषी है, जिसका नाम श्री अखिलेश यादव ले रहे हैं या जिनका नाम जांच के उसमें सामने आ रहा है, एक एक दोषी को खोज निकाला जाएगा, उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इस प्रकार का अपराध ये समाज के साथ द्रोह है और ऐसे समाजद्रोहियों को, ऐसे सिरप के नाम पे जहर पिलाने वालों को बख्शा नहीं जा सकता। सर, अखिलेश यादव एसआईआर पे कह रहे हैं कि जब जो खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं 3 करोड़ लोग के नाम कट रहे हैं तो 2 करोड़ नए नाम कहां से जोड़ेंगे? फॉर्म 6 का प्रेशर बनाया जा रहा है बीएलओस पे। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का मैं लगातार कह रहा हूं कि बिहार चुनाव में उन्होंने सोचा था कि उनके रिश्तेदार श्री तेजस्वी यादव चुनाव जीत जाएंगे, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे और फिर उनका भी नंबर लग जाएगा। डीएम को फोन कर अपने कैंडिडेट को जितवाने का आरोप वाला वीडियो वायरल होने के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताया है। मांझी ने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और यह केवल रिकाउंटिंग की प्रक्रिया से जुड़ा था। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भी कई बहुत कम वोटों के अंतर से हार जीत हुई है, कहीं 27 वोटों से जीत हुई है तो कहीं 27 वोटों से हार भी हुई है। उन्होंने बताया कि अनेक उम्मीदवार का भरोसा कम होते ही वह रिकाउंटिंग की मांग किए बिना चुनाव स्थल छोड़कर चले गए, जबकि 2020 में रिकाउंटिंग के बाद ही जीत मिली थी। उन्होंने कहा कि उस समय सक्षम पदाधिकारियों अभिषेक से थे जिन्होंने रिकाउंटिंग की अनुमति दी थी और न्यायिक पूर्ण तरीके से गिनती हुई थी। मांझी का कहना है कि अगर इस बात की रिकाउंटिंग की मांग की जाती तो संभव था कि चुनाव का नतीजा उन पक्षों में आता। उन्होंने दोहराया, न तो प्रशासन और न ही मशीनरी कोई दोष है, बल्कि रिकाउंटिंग न मांगना ही हार की बहुत बड़ी वजह है। अनिल कुमार के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वे डेमोराइज होकर स्थल छोड़ गए थे और यही हार की वजह बनी। मांझी ने कहा कि कमजोर स्थिति में रिकाउंटिंग की मांग करनी चाहिए क्योंकि इससे नतीजा बदल सकता है। मांझी ने अपने राजनीतिक अनुभव का हवाला देते हुए बताया, 1990 वे 127 वोटों से हार गए थे क्योंकि उन्होंने रिकाउंटिंग नहीं मांगी थी, जबकि मांग करने पर परिणाम बदल सकता था। वहीं विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी और मशीनरी की जीत के आरोपों को मांझी ने सिरे खारिज किया। उन्होंने कहा, न तो चुनावी मशीनरी में कोई खामी है और न ही पदाधिकारियों में, बल्कि कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम होती है। जिसमें आपने ये कहा है कि डीएम अभिषेक को फोन किए थे, जिसके बाद उन्होंने हमारे कैंडिडेट को जितवाया है। एक गलत वीडियो है। आज यहाँ सुने होंगे इस इलेक्शन में भी कि रिकाउंटिंग हुआ तो 27 वोट से जीते हैं। एक रिकाउंटिंग हुआ उसमें हमारे जदयू के कैंडिडेट हार गए। कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा परिवार जैसे ही डाउन हुआ वो छोड़ के भाग गया, इसीलिए उसको हमने कहा कि भाई 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गया था, तो रिकाउंटिंग मांगता, भाग गया काहे? तो उसी पर हमको अभिषेक सिंह का नाम जहाँ तक आता है, उस समय वही थे, वे सक्षम पदाधिकारी थे और हम समझते हैं जस्टिस करने वाले थे। हमने मांगा कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए तो उन्होंने दे दिया। इस समय भी हम समझते हैं कि आके कलेक्टर अच्छा था, हम लोग रिकाउंटिंग मांगते तो दे देते। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।